Hello friends, you all are welcome to my another video of income from house property. In the last video we have covered the basic concepts of the income from house property and now we will move further. First let's revise once what we have covered in first lecture. So we have done एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट. हमने ये किया था कि इन दोनों में से जो हायर होता है वो हमारा क्या होता है, जीवी यानी एनुअल रेंट. ये हो गया एवी मतलब एनुअल रेंट, बट जी मतलब ग्रॉस. वाई ग्रॉस? बिकॉज वी हैव नॉट डिडक्टेड येट द म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, राइट. सो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जीवी में से लेस कर देते हैं म्यूनसिपल टैक्स जो कि ओनर ने पे किया है. क्यों पे किया है? उसके बिहाफ पे पे किया है, जो कि उसमें से लेस करना है, तभी हमारा असली अमाउंट ऑफ इनकम यानी एनएवी आएगा. फिर हम क्या करते हैं, एनएवी में से यानी इनकम में से जाके 24 के सबसेक्शन ए एंड सबसेक्शन बी के डिडक्शंस लेते हैं. तो ये क्या आ जाता है, हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट. तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है, ये एक्चुअल रेंट है. इनमें से जो आएगा वो हायर हमारा जीएवी हो जाएगा. तो ये देखिए, इनमें से हायर जो आएगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा. और फिर इसके बाद हम फॉलो करते हैं ये फॉर्मेट, जिसमें क्या है, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ जिससे आप लोग दिखाई दे. तो ये देखिए, ये हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया. उसमें से हमने माइनस कर दिया म्यूनसिपल टैक्स. हमें पता है ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसा है. दोनों हमारा एक्चुअल रेंट यानी जिसे हम ARR बोलते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ER बोलते हैं, उनमें से हायर लेने पर आया है. एंड म्यूनसिपल टैक्स इसमें से माइनस करने पे हमारा नेट एनुअल वैल्यू, जिसे हम अपनी भाषा में बोले तो असली अमाउंट ऑफ इनकम बोलते हैं. फिर उसके बाद ये दोनों डिडक्शन माइनस कर दिए जाते हैं. मैंने आपको बताए थे ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलता ही मिलता है 30% ऑफ एनआईवी यानी इसी का 30%. एंड सेकंड हमने पढ़ा था डिडक्शन ऑन बोरोड कैपिटल, यानी अगर आपने बैंक से लोन लिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, अपने दोस्त या किसी और से नहीं, और आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा. लेकिन अगर आपने लिया है, वो लोन एग्जिस्ट करता है तभी मिलेगा, चाहे आपने उसे पे किया हो या नहीं किया हो. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स, अब एक एग्ज़ाम्पल देखिए. मैंने अपनी प्रॉपर्टी को, मान लीजिए गाइज, 3000 पे रेंट पे चढ़ाया, यानी अगर 12 मंथ्स के हिसाब से इसकी एनुअल वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, 36,000, राइट. लेकिन जो मेरा टेनेंट है उसने मान लीजिए मुझे ये जो 6,000 रुपीज़ हैं कितने महीने के लिए, मतलब किसी ने बीच में ही छोड़ के चला गया, तो इस हिसाब से 3,000 इंटू 10 मंथ्स, मान लीजिए 2 महीने के बाद वो चला गया था, वैकेंट कर दिया उसने प्रॉपर्टी. जो बीच में प्रॉपर्टी को लीव कर दिया जाता है उसे वैकेंसी बोलते हैं. ये उसने पैसे नहीं दिए वो अलग बात है, लेकिन उसने प्रॉपर्टी बीच में लीव कर दी वो अलग बात है. तो हम वैकेंसी की बात करेंगे गाइस, यानी उसने प्रॉपर्टी बीच में ही छोड़ दिया, यानी 10 महीने तक ही उसने वो रहा, तो उसे कितने रुपये पे करने चाहिए थे, यानी मेरी एनुअल वैल्यू कितनी हो गई, 30,000 रुपीज़, राइट. तो यानी मुझे कितने रुपए मिल रहे थे मेरे टेनेंट से, 30,000 रुपीज़. और ये कितने का रेंट है, 10 मंथ्स का रेंट है, क्योंकि वो 12 मंथ तक नहीं रहा. एंड मार्केट में इसकी जो वैल्यू चली है गाइस, वो मान लीजिए 35,000 चल रही है ना. 35,000 चल रही है, कितने महीने की, 12 मंथ्स की होती है. जो हमेशा मार्केट में वैल्यू चली होती है, जिसे हम स्टैंडर्ड रेंट और हमारा म्यूनसिपल वैल्यू इन सबको कंपेयर करके निकालते हैं, वो हमेशा 12 मंथ्स के होते हैं. तो ये जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हमने निकाला, मैं डायरेक्ट बोल दिया, मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट जो है उससे हमने हायर करके जो हम निकालते हैं वैसे करके निकाला है. तो एक्सपेक्टेड रेंट मान लीजिए 12 मंथ का हमारा 35,000 है. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमें इस पर जो भी इनमें से हायर उस पर क्या दो, टैक्स दो. लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए, ये क्या है, 10 मंथ्स का है एंड ये कितना का है, 12 मंथ्स का है. तो बेसिस जब सेम नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते, दो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते. तो हम गवर्नमेंट से कहेंगे, गवर्नमेंट ये जो हमारा 30,000 का रेंट है वो बस 10 मंथ्स का रेंट है. अगर ये 12 का होता
तो ये इस 35,000 से ज़्यादा होता। आपने देखा कि अगर ये 12 का होगा 3000 इंटू 12 करेंगे तो कितना आता 36,000, जो कि क्या होता है इससे ज़्यादा होता। लेकिन क्योंकि 10 मंथ का है इसलिए इससे कम है। यानी हमने ये नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं, हमने किसी पड़ोसी को घर पे नहीं दिया है कि हमारा जो एनुअल वैल्यू है वो कम आया है, बल्कि ये किस कारण कम आया है, वैकेंसी के कारण कम आया है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी को कम में नहीं आंका, बल्कि इसलिए कम आया है क्योंकि 10 मंथ्स के लिए ही वो टेनेंट रहा। और जो आप मार्केट में एक्सपेक्टेड रेंट जो निकालते हैं वो पूरे 12 मंथ के लिए निकलता है, तो इसलिए वो ज़्यादा आ रहा है। नहीं तो 36,000 तो ऑब्वियसली 35,000 से हाइयर है, जो कि कैसे निकला है हमारा 3,000 जितने पे मैंने रेंट पे चढ़ाया, अगर वो 12 से करती तो 36,000 आता है। एंड मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी चली, बस 35,000। तो यानी क्या जाता है हमारा, ये वाला जाता है। तो हमारा फिर GAV क्या होता, ये होता। लेकिन अभी ये बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये 10 मंथ्स के लिए है। 10 मंथ्स के लिए तो ये 30,000 है, ऑब्वियसली ये हायर हो गया। लेकिन हमने गवर्नमेंट को क्या बोला कि गवर्नमेंट ये वैकेंसी के कारण क्या है हमारा कम आ रहा है, अदरवाइज़ वैकेंसी नहीं होती तो हमारा क्या, हमारा GAV क्या होता, हमारा एक्चुअल रेंट ही GAV होता। यानी अभी हमें लॉस हो रहा है। हमने अर्न तो 30,000 किया है, लेकिन अब उनमें से हायर जो आएगा वो 35,000 आएगा। म्यूनसिपल टैक्स इसमें से माइनस होगा, फिर उसके बाद डिडक्शन इसमें से माइनस होगी, तो हमारी जो इनकम बचेगी वो ऑब्वियसली उस इनकम से हायर होगी जो 30,000 को लेने पे आती। तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया था कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को कम पे चढ़ाया था, बल्कि इस कारण क्योंकि हमने 10 मंथ्स का रेंट लिया है। तो हमने क्या कहा, या तो गवर्नमेंट आप क्या करो, दोनों का बेस पहले सेम करो। ये 30,000 है, ये 10 मंथ्स के लिए, और ये 36,000 है, ये 12 मंथ्स के लिए। तो या तो इसे भी 10 मंथ्स का करके देखो और फिर कंपेयर करो इनमें से ज़्यादा क्या है, या फिर इसे भी 12 मंथ्स का करके देखिए। तो गाइस मॉड्यूल में तो फर्स्ट ऑप्शन ही यूज़ किया जाता है। तो आपको भी क्या करना है कि अगर कभी भी वैकेंसी वाला केस आई है, जैसे 30,000 है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए, एक बार वैकेंसी वाला जो 2 मंथ्स का था जैसे यहाँ पे, उस अमाउंट को भी ऐड कर दीजिए, यानी 6,000 रुपीज़ भी ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद कंपेयर कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, और ये कितना 35,000। अब इनमें से कौन सा हाइयर है, ये वाला हाइयर है। तो गाइज यानी ऑब्वियसली इन दोनों में से हाइयर क्या है, हाइयर तो ये है। लेकिन अगर वैकेंसी के कारण है तो फिर हम ये जो कम है ना एक्चुअल रेंट, उसे ही GAV मानेंगे। हालांकि ये कम है क्योंकि हमने इसे करके देखा, इसमें जो वैकेंसी वाले पीरियड का इनकम ऐड करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से हाइयर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्लाइड्स पे ये देखिए, अगर ज़्यादा है तो कोई बात ही नहीं। मैंने तो आपको एक कम वाले केस के बारे में बताया। मैंने क्या बताया, अगर किसी और कारण से कम है, मान लो कि मेरे टेनेंट ने 10,000 रुपये दिए नहीं, तो ये तो मैं कम पे चढ़ाया था तभी कम पे आ रहा है, तो उसका हमें कुछ नहीं करना, इसमें हम जनरल रूल ही फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो कम आ रहा है ड्यू टू वैकेंसी, यानी जैसे मैंने आपको बताया 30,000 आ रहा है और मार्केट में 35,000 चल रहा है, लेकिन ये वैकेंसी के कारण कम है, अगर इसमें हम ऐड कर दें तो ये 36,000 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हालांकि 30,000 इससे कम है, लेकिन हम 30,000 को ही अपना GAV मानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये 30,000 मैंने अपनी प्रॉपर्टी को चढ़ाया ही था 2,000 पे, है ना, 2,000 पे चढ़ाया, और फिर इसमें से 2,000 पे चढ़ाऊँगी तो कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, और मार्केट में कितना चल रहा है 30,000। तो फिर किस कारण कम है, ये तो इस कारण कम है क्योंकि मैंने इसे कम पे चढ़ाया था। तो फिर इस केस में कम होने पे हम ये 24,000 को GAV नहीं लेंगे, जो इसमें हाइयर है वही लेंगे। तो यानी एक्सपेक्टेड रेंट हमारा हाइयर है, तो यही हो जाएगा हमारा GAV। ओके, यहाँ पे आ जाइए फ्रेंड्स, एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल है। ये देखिए एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे कितना है, मैं बड़ा कर देती हूँ पहले जिससे आप सबको दिखाई दे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट है 2,30,000, एक्चुअल रेंट है 2 लाख। तो हमारे हिसाब से GAV अगर हम अभी कंक्लूजन निकालने बैठ जाए तो GAV क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रेंट होना चाहिए, बिकॉज ये क्या है हमारा ज़्यादा है, 2,30,000 है, 2,30,000 2 लाख से ज़्यादा है। बट आगे देखिए क्वेश्चन में पहले ही कंक्लूजन मत निकालिए। देखिए यहाँ पे वैकेंसी क्या है, 2 मंथ्स की, 2 मंथ्स की वैकेंसी। यहाँ पे एक चीज़ रह गई, वो है ये कि ये जो हमारा
मंथली रेंट है ना, वो लिख लेना प्लीज़ 20,000 है। ओके, 20,000 हमारा मंथली रेंट है। तो देखिए हमने क्या कहा कि एक्चुअल रेंट जो है हमारा 2 लाख है, ये 2,30,000 है, वैकेंसी 2 मंथ्स की है। तो 2 मंथ्स की यानी 20,000, ये जो 2 लाख दिख रहा है वो कितने महीने के लिए? 10 मंथ्स के लिए। ओके, और ये जो 2,30,000 है ये 12 मंथ्स के लिए है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा कितने के लिए होता है? 12 मंथ्स के लिए होता है, और पूरी प्रॉपर्टी के लिए होता है। तो देखिए ये 12 मंथ्स के लिए और ये 10 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 2 महीने की वैकेंसी, इसलिए क्या है? बस 10 मंथ्स के लिए। तो इसे हम एक बार 12 मंथ्स का करके देखेंगे। 12 मंथ्स का यानी 2 महीने की वैकेंसी में जो इनकम होती है उसे वापस ऐड करके देखेंगे। फिर से देखिए गाइस, फिर से देखिए, ये देखिए ये एक्सपेक्टेड रेंट है 12 मंथ्स के लिए। ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2 मंथ्स के लिए क्या था? वैकेंट था। यानी ये जो इनकम हमें दिख रही है 2 लाख, ये क्या है? बस 10 मंथ्स की इनकम है। यानी एक्चुअल रेंट क्यों कम है? क्योंकि ये बस 10 महीने के लिए ऑक्यूपाइड रहा, और एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने के लिए दिखा रहा है। यानी ये 12 महीने का है, ये 10 महीने का है, दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा। यानी इसे भी एक बार 12 मंथ्स का करके देखिए, बस करके ऐड करके आपको देखना है कि ये इससे ज़्यादा इस तो नहीं हो जा रहा वैकेंसी का इनकम ऐड करने के बाद। अगर हाँ, तो जीवी भले ही हमारा कम है, 2 लाख ही हमारा क्या हो जाएगा? जीवी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार करते हैं। ये देखिए 2 लाख है, 2 लाख में ऐड कर दीजिए आप इनकम 2 महीने की, कितनी हो जाएगी? 2 महीने इंटू 20,000, जो कि हमारी आती है 40,000। यानी और 40,000 को ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितनी हो गई मेरी इनकम? 2,40,000 अगर वैकेंसी नहीं होती तो 2,40,000 इससे हाइयर है। यानी ये जो मेरी इनकम 2 लाख है ना, वो 2 लाख क्यों है? इससे कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी थी 2 महीने की। अगर 2 महीने की वैकेंसी नहीं होती तो ये 2,30,000 से 2,30,000 से ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला था। यानी मैंने अपनी प्रॉपर्टी को कम पे नहीं चढ़ाया गवर्नमेंट, ये इसलिए कम है क्योंकि प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड ही नहीं थी उतने तक। तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? ठीक है, अगर ऐसा है तो आप क्या है, इनकम को ऐड करने पे अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा आ जा रहा है तो एक्चुअल रेंट ही आपका जीएवी माना जाएगा, हालांकि ये इससे कम है। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा? मेरा जीएवी क्या हो जाएगा? 2 लाख रुपीज़। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर, तो यहाँ पे लिखा है टू चेक रीज़न फॉर लेसर AR देन ER। तो AR कम क्यों है ER से, उसका रीज़न देखें तो 2,30,000 हमारा क्या है? ER है, ARR हमारा 2 लाख है। ऐड करेंगे अगर रेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी अगर वो मिलता, यानी 40,000 रुपये अगर हमें मिलते तो वो हमारा एक्चुअल रेंट 2,40,000 होता। 2,40,000 2,30,000 से ज़्यादा होता, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी थी। तो मैंने आपको बता दिया कि उससे वापस ऐड करने पर अगर वो उससे ज़्यादा आ रहा है तो हमारा जीवी एक्चुअल रेंट ही होगा, जो कि हालांकि अभी कम है। यानी एक्चुअल रेंट हमारा 2 लाख हो गया। अब फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। अभी मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टी के बारे में बताया वो LOP था, लेकिन प्रॉपर्टी LOP और SOP दोनों हो सकती है। अब देखिए LOP और SOP क्या होता है। LOP मतलब क्या है? जिसे मैंने लेट आउट कर रखा है, प्रॉपर्टी तो मेरी है, मेरी मर्ज़ी लेट आउट कर दूँ या फिर खाली रखूँ, उसमें खुद बैठ जाऊँ, या किसी पड़ोसी का फ्री में रहने दूँ, है ना। या तो मेरी फैमिली रहती है या मैं खुद डिसाइड करती हूँ, यानी बस इतना समझ लीजिए वो लेट आउट तो नहीं है। तो उसे बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और ऑब्वियसली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होती है उसमें कोई मुझे रेंटल इनकम नहीं मिलने वाली है ना, क्योंकि वो तो खाली है, उसे मैं रेंट पे चढ़ाया नहीं है। रेंटल इनकम किससे मिलती है? LOP से मिलती है, जिसे मैंने लेट आउट किया है। तो यानी इस पर रेंटल इनकम मिलती है, तो यस, इस पर मिलती है नहीं। लेकिन जब हम तो पढ़ ही रहे हैं इनकम, मतलब रेंटल इनकम पढ़ रहे हैं, तो फिर जब उससे रेंटल इनकम नहीं पड़ती तो हम SOP का कंसेप्ट क्यों पढ़ते हैं? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा, अगर हम घर बनवाने के लिए, मान लीजिए मेरा घर है, घर बनवाने के लिए लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है उसका मुझे डिडक्शन मिलता है। क्यों मिलता है? कि हम प्रमोट हों बैंक वगैरह से लोन लेने के लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपको किसी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो उसमें से आप वो इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंसान है, उसके पास ये घर है, उसने एक ही घर है और उसे बनवाने के लिए उसने बैंक से लोन लिया था,
उसे कोई और इनकम नहीं होती है, मतलब कोई और इनकम किसी अंडर हेड के होती होगी, लेकिन कोई प्रॉपर्टी उसने लेट आउट नहीं किया है। तो इसके लिए जो उसने इंटरेस्ट पे किया है, क्या उसका भी डिडक्शन मिलेगा? तो यस गाइस, मिलेगा। यानी उसका जीईवी, उसे इनकम तो कुछ आ ही नहीं रही है ना, तो जीईवी तो नील है, जीईवी कुछ नहीं है यानी ज़ीरो है, उसमें से वो लेस कर सकता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन। यानी मान लीजिए उसने 3,000 रुपये इस साल पे किया, तो 3,000 माइनस कर देगा, लेकिन फिर इनकम तो माइनस में आ जाएगी, है ना। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमें पता है इनकम तो कभी माइनस में नहीं होती है, लेकिन गाइस यहाँ पे इनकम माइनस में ही आएगी। यानी अगर बाकी हेड में मान लो उसे सैलरी के हेड में 50,000 रुपये इनकम हुई है, यानी 50,000 रुपये पे टैक्स देना है, तो ये क्या हो जाएगा, उसमें से सेट ऑफ हो जाएगा। आप आगे पढ़ेंगे इंटर हेड, इंट्रा हेड, सेट ऑफ, ये सब बस ये जान लीजिए, बाकी हेड में जो इनकम है उसमें से लेस हो जाएगी। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम नहीं है तो क्या हुआ, बाकी अदर हेड्स तो होते हैं उसमें से लेस हो जाएगा। बहुत ही कम केस हो जाए जहाँ गवर्नमेंट आपको रिफ़ंड देती है कि आपकी कोई इनकम नहीं है, 3,000 पे गवर्नमेंट को जो भी टैक्स का अमाउंट आएगा वो रिटर्न देना है, ठीक है। तो यानी बेसिकली क्या आपने समझा कि अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, यानी आप खुद रह रहे हो, लेकिन आपको आपने बनवाने के लिए उसे लोन लिया था और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उस पर भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट आपको प्रमोट करना चाहती है कि आप किसी फाइनेंशियल चैनल के थ्रू ही लोन लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ये देखिए, बट एक और चीज़ समझ लीजिए गाइस, जब मैंने उसे रेंट पे चढ़ाया नहीं है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं होने वाली है जो कि लेट आउट प्रॉपर्टी में होती थी। यहाँ पे इसकी कोई मार्केट वैल्यू हमें कंसिडर नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमें कुछ कंपेयर ही नहीं करना जब इनकम ही नहीं है। यानी सीधा बोले तो जीएवी हमारा नील होगा। जीएवी मतलब एनुअल रेंट होता था एक तरह से, डायरेक्ट बोले तो वो नील है। म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन क्यों ही मिलेगा? जब आपको कोई इनकम नहीं हो रही तो म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला है। फिर इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबसेक्शन ए के अंदर लेते थे 30%, वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एन जब हमारा नील आएगा, ये हमारा जीएवी में से म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन कुछ नहीं। फिर इसके बाद ये एन आ गया, और एन का 30% यानी ज़ीरो का ही 30% ज़ीरो ही हो जाएगा, तो उसका भी डिडक्शन ही। बस आपको एक डिडक्शन मिलेगा जो कि 24 सबसेक्शन बी के अंदर होगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन। भले ही आपका आंसर माइनस में आए। माइनस में आने का मतलब क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ इनकम है, मतलब इनकम नहीं है बेसिकली, ये वो अमाउंट है जिस पे गवर्नमेंट को आपको रिफ़ंड देना है। लेकिन गवर्नमेंट इसमें रिफ़ंड जल्दी नहीं आता, बिकॉज कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो आपकी होगी जिसमें से लास्ट में जाके सेट ऑफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि एक हाउस है, उसकी 2 यूनिट्स हैं, यानी मान लीजिए 50-50% है। अगर 2 यूनिट लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो यानी ऊपर वाला जो फ्लोर है वो 50% ऑक्यूपाई करता है और ये 50%। तो यानी उसने बोला है एक जो फ्लोर है वो क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और दूसरा क्या है, लेट आउट कर रखा है। यानी एक में खुद रहते हैं और दूसरे में क्या है, लेट आउट कर दिया है। और उसके बाद बोल रहा है कि जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है 8,000 पर मंथ पे उन्होंने क्या कर रखा है, रेंट पे चढ़ा रखा है। तो कौन से वाले की बात कर रहा है? इसी की, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो मतलब यही है कि इसमें हम खुद रह रहे हैं, है ना। तो लेट आउट प्रॉपर्टी को क्या कर रखा है, 8,000 पर मंथ पे रेंट पे चढ़ा रखा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, जो कि यहाँ पे लिखी है कि ये वैकेंट थी फॉर 2 मंथ, यानी ये एलओ की बात कर रहा है कि ये बस 10 महीने के लिए ऑक्यूपाइड थी। और सोलो तो एसओ का मतलब क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जो कि पूरे 12 मंथ तक खुद ही उसमें रहे। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिए हैं इसके, पर्टिकुलर्स मतलब इम्पॉर्टेंट और अदर इन्फॉर्मेशन, जो कि स्टैंडर्ड रेंट 1,62,000 है। यानी जब भी स्टैंडर्ड रेंट मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है, एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर क्या क्या आता है, हम किस किस को कंपेयर करके निकालते हैं, म्यूनसिपल रेंट, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। ये हमेशा पूरी प्रॉपर्टी, यानी अभी मैंने आपको जैसे बताया फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट, इनका हाफ नहीं दिया रहता है, पूरी प्रॉपर्टी का हमेशा दिया रहता है, और पूरे 12 मंथ्स के लिए दिया रहता है। यानी आपको खुद ही एडजस्ट करके निकालना होगा फर्स्ट फ्लोर का कितना होगा, सेकंड फ्लोर का कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 1,62,000। 1,62,000 जो है गाइस, ये कितने का के लिए, पूरे 12 मंथ्स के लिए, और ये दोनों फ्लोर के लिए। तो अगर मैं इसका 50% कर दूँ तो मेरा एलओ का आ जाएगा और एसओ का आ जाएगा। इसी तरह आपको इसका आंसर
निकालना है। यानी स्टैंडर्ड रेंट को भी आधा करना पड़ेगा, फेयर रेंट को भी आधा करना पड़ेगा, म्यूनसिपल वैल्यू को भी आधा करना पड़ेगा। फिर इनमें से कंपेयर करने के बाद जो हम करते हैं उसके बाद जाके एलओ का जीईवी आएगा। एसओ के लिए बेसिकली हमें नहीं निकालना, क्योंकि मैं बताया वो ज़ीरो ही होता है उसका जीईवी। तो देखिए फिर से एक बार कैसे निकालते हैं हम। 1,62,000 का ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एसओ यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये एलओ यानी ऑक्यूपाइड है। इसके लिए मैं सबसे पहले हम इसके लिए इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जीएवी क्या होगा, एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट में से हायर। लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट इसका कैसे आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट इसका आएगा स्टैंडर्ड रेंट फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू दोनों को कंपेयर करके, लेकिन जो एक्सीड नहीं करना चाहिए हमारे स्टैंडर्ड रेंट से। यानी कितना, अगर सीधा करूँ हम इसका 50% करके निकाल सकते हैं। सबको 50-50 कर लो, सबको 50% 50% 50% कर लो। या फिर आप सीधा क्या कर सकते हैं गाइस, इनमें से जो सिंपली आप जैसे निकालते हैं निकाल लीजिए, बाद में उसका 50% कर लीजिए। यानी फेयर रेंट कितना है, म्यूनसिपल वैल्यू कितना है, इनमें से जो हायर है 1,90,000 हायर है, लेकिन ये किसको एक्सीड नहीं कर सकता 1,62,000 को। तो यानी हमारा जो वो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया 1,62,000, लेकिन ये क्या है पूरी प्रॉपर्टी का है ना। ये जो मैंने आपको बताया 1,62,000 आया एक्सपेक्टेड रेंट, वो पूरी प्रॉपर्टी का है। लेकिन हम किसका निकालते हैं इनकम, एलओ का। तो इसके हिसाब से ये इसका 50% कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, जो कि है 81,000 है ना। तो इसका 50% करोगे तो 81,000 हमारा क्या आ जाएगा इनकम एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। तो हमें पता चल गया एक्सपेक्टेड रेंट लेट आउट प्रॉपर्टी का कितना है 81,000। अब एक और चीज़ देखिए, इसका एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट देखिएगा 8,000 इंटू 10 मंथ्स है। 10 मंथ्स क्यों, क्योंकि ये बाकी टाइम ऑक्यूपाइड नहीं थी। तो यानी 80,000 एक्चुअल रेंट हो गया। तो इनमें से हायर कौन सा है 81,000। बट मैं फ्रेंड्स मैं बताया था जब भी वैकेंसी का केस हो तो एक बार ऐड करके ज़रूर देखिए कि ये कहीं वैकेंसी के कारण तो कम नहीं है। तो एक बार मैंने कर लिया 80,000 में अगर मैं 8,000 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ, 8,000 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 96,000। तो ये इससे ज़्यादा होता है 81,000 से, तो यस। तो फ्रेंड्स यानी ये किसके कारण कम है, वैकेंसी के कारण कम है। तो यानी क्या, यानी 81,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, हमारा ये क्या हो गया एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। ये हमारा एक्चुअल रेंट जो है वो कितना हो गया, अभी कितना आया था 80,000 आया था, बट ये तो किसके कारण था वैकेंसी के कारण। तो यानी 80,000 ही हमारा, हालांकि इन दोनों में से कम, इन दोनों में से ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेंट है, लेकिन हमारा एक्चुअल रेंट ही हमारा जीवी होगा। मैंने बता दिया क्योंकि ये वैकेंसी के कारण कम है, अदरवाइज़ ये 96,000 होने वाला था। तो मेरा जीवी क्या हो गया 80,000 है ना। तो 80,000 में से अब क्या मैं माइनस कर दूँगी म्यूनसिपल टैक्स पेड। म्यूनसिपल टैक्स देखिए कितना है 15% है। 15% इस पे मत निकालिएगा, इस हमेशा म्यूनसिपल वैल्यू पे ही म्यूनसिपल टैक्स निकलता है। यानी कितने का, अगर हम देखें तो 1,90,000 का 15%, जो कि हमारा 28,500 है ना। तो ये मैं माइनस कर दूँगी 80,000 में से। तो 80,000 में से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करें अगर हम, तो हमारा आता है 51,500। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 51,500 हमारा क्या हो गया NAV। अब NAV में से हम क्या माइनस करते हैं 24 सबसेक्शन A एंड 24 सबसेक्शन B का डिडक्शन, तब जाके हमारा इनकम फ्रॉम क्या निकलता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आ जाइए यहाँ पे आंसर में देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट SOP का है, सेकंड LOP का है। अभी हम LOP पे देखेंगे। LOP पे देखिए मैं बताया आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये आई, कैसे आई मैंने ये भी बताया कि 81,000 80,000 में से कम तो है 80,000, बट ये किस कारण कम था, क्योंकि वैकेंसी के कारण कम था, नहीं तो ये 96,000 होने वाला था। इसलिए हमारा ये क्या हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हमारा एक्चुअल रेंट ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू गया। फिर इसमें से मैं क्या माइनस कर दिया, म्यूनसिपल टैक्स पेड माइनस कर दिया। म्यूनसिपल टैक्स जो पेड माइनस किया है फ्रेंड्स मैंने, वो क्या है बस LOP
बस LOP का माइनस करेंगे, क्योंकि म्यूनसिपल, यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गई आपको, ये देखिए यहाँ पे ये जो निकालेंगे ये किस पे निकालेंगे, म्यूनसिपल वैल्यू पे निकालते हैं हम हमेशा, लेकिन म्यूनसिपल वैल्यू तो पूरी प्रॉपर्टी की है, हमें बस LOP का ही म्यूनसिपल टैक्स पेड चाहिए। तो यानी 1,90,000 का आप 50% निकाल लीजिए, उस पर 15% निकालिए, या फिर 50% डायरेक्ट निकाल के उसका हाफ कर दीजिए। यानी अगर मैं निकालूँ 1,90,000 का 15% तो आएगा 28,500। अब इसका 15% कर लीजिए, क्योंकि 28,500 किसका, पूरी प्रॉपर्टी का म्यूनसिपल टैक्स है। हमें क्या चाहिए, बस LOP का। तो 50% आप कर लोगे तो यही आ जाएगा जो आपका यहाँ पे दे रखा है 14,250। ठीक है, 14,250 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स पेड माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारा, ये नेट एनुअल वैल्यू आ गया। अब नेट एनुअल वैल्यू में से हमने 24 का डिडक्शन माइनस कर दिया, जो कि क्या है हमारा 30% ऑफ NAV, यानी इसी का 30%। तो हमारे क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन 30% माइनस किया, जो कि ये आएगा। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट और बोरोड कैपिटल में भी एक चीज़ जो कि ध्यान देने के लिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,500 पर मंथ है। 1,500 पर मंथ अगर मैं करूँ तो आएगा 18,000, राइट, 18,000। लेकिन आपने पूरी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए लोन लिया होगा, हमें तो बस इस वाली प्रॉपर्टी का चाहिए, तो यानी इसका मैं 50% कर दूँगी, तो कितना आ गया 9,000। तो वही हमने इंटरेस्ट ऑन ये डिडक्शन माइनस कर दिया 24 सबसेक्शन B के अंदर। बट फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इन सब का कुछ क्यों नहीं किया, ये जो हमें ये दिया है इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर चार्जेस। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था ये जो 30% का डिडक्शन मिलता है वो इन्हीं के बदले मिलता है, इनका अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसे आपको इग्नोर करना है जहाँ भी आपको ये सारे फालतू के चार्जेस वार्जेस मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी फर्स्ट SOP वाले पे। SOP वाले पे मैंने आपको बताया था इनकम सीधा ऐसे निकलेगी गाइस, GV यहाँ पे कुछ नहीं होता, नील होता है, 0। 24A का डिडक्शन नहीं मिलता, B का, बस B का मिलता है, जो कि हमारा कितना होगा 9,000 होगा। जैसे आपके वहाँ पे हमने 1,500 का निकाला, 1,500 इंटू 12 मंथ्स के लिए, जो कि आ रहा था हमारा कितना 18,000। लेकिन 18,000 में से 9,000 रुपीज़ आपने किसके लिए लोन लिए हैं, 50%, जो कि इस वाली ऊपर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को बनाने के लिए। तो 9,000 का डिडक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। तो 9,000 का डिडक्शन जो है आपका माइनस में आ जाएगा, क्योंकि GAV तो नहीं ले। तो ये किससे सेट ऑफ हो जाएगा, हमारी जो अभी इनकम आई LO वाली प्रॉपर्टी से, उससे सेट ऑफ हो जाएगा। गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं देगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 9,000 का माइनस में इनकम आई है, यहाँ पे पॉजिटिव आई है, इससे सेट ऑफ हो जाएगा और आपको 28,025 रुपये पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स दे रखे हैं, ये देखिए नोट्स क्या है कि GAV हमने कैसे डिटरमाइन किया था, 95,000, 92,500, इनमें से जो भी हायर है वो मैंने आपको बता दिया सब। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट ये दिया हुआ है कि ये जो हमारा लाइट एंड वाटर चार्जेस, लीज मनी, इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर चार्जेस, इन सबका डिडक्शन नहीं मिलता 24 सबसेक्शन, बस 24 सबसेक्शन A का मिल जाता है, इसकी जगह 30% का डिडक्शन। ठीक है, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सॉर्ट ऑफ फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 70, आप बाद में पढ़ेंगे। सो आई होप गाइस आप सबको ये समझ आया। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ अगर आपको आगे की वीडियोज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें।